नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से जो इस वक्त इजराइल से आ रही है, जहां पर यह खबर आई कि इजराइल ने सीरिया में मिसाइलें दागी है। दमिश्क एलेप्पो एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ये मिसाइलें भूमध्य सागर से दागी गई हैं। हमले के बाद सीरिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, यानी ना तो वहाँ पर कोई उड़ान लैंड कर पा रही है और नहीं वहाँ से कोई टेक ऑफ कर पा रही है। कहा जा रहा है कि ईरान से सप्लाई काटने के लिए हमला किया गया। इजराइल के एक टीवी चैनल ने वहां की सेना से बात की है, जिसने हमले की पुष्टि की है। और हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। उमा, ये जो कार्रवाई की गई है, बताया गया है कि ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क में लैंड करने वाले थे, ठीक उसी वक्त ये हमला किया गया और अब वापसी उनकी हो गई है। वो वहाँ पर उतर रहे थे कुछ बातचीत करने के लिए, और इजराइल ये भी कह रहा था कि जो सप्लाई है उसको काटना है, इसलिए भी हमला किया गया। लेकिन क्या वाकई ये भी खतरा जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि मामला केवल इजराइल और हमास के बीच में ही नहीं रहेगा, ये और भी जगह फैल सकता है, क्या वैसा होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। और सीरिया के साथ जो है वो इजराइल की एक लंबी जो लड़ाई है वो रही है। हमने देखा है कि 1967 में किस तरह से गोलान हाइट्स को लेकर जो लड़ाई हुई और किस तरीके से दो तिहाई से ज्यादा हिस्से पर इजराइल जो है उसका हक है अभी। तो अब ये जो हमला हुआ है उसकी सूरत हाल ये है कि जो विदेश मंत्री ईरान के हैं वो वहां उतरने वाले थे, उनके प्लेन को अबॉर्ट करना पड़ा। और ये भी बताया गया है कि ये जो उनका प्लेन है शायद वो बगदाद में जाकर उतरा है। दूसरी अहम बात यह है कि जो सीरियन एयर स्पेस में जो प्लेन एंटर किया था वो महान एयर का प्लेन जो है वो बताया गया है। और ये क्योंकि इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, उनके साथ इनका संबंध है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के तहत ये बैंड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह का हमला इजराइल की तरफ से किया गया है तो सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है सीरिया को कि जो उसकी संप्रभुता पर वो सवाल उठाता रहता है, या जो जिस तरीके से हमास की मदद जो है वो सीरिया की तरफ से मिलता रहा है वो ना मिले, ना वो जारी ना रहे। साफ तौर पे इस बार इजराइल जो है उसने इस बात के लिए कमर कसी है कि हमास की हर तरफ से कमर तोड़ी जाएगी और उनको जो भी मदद देगा या जिन्होंने भी मदद दी है और उसको मजबूत किया है उन सबों पर वो एक अपनी तरफ से जो हमला करेगा या उनको दूर रहने के लिए एक चेतावनी देगा। तो इन दोनों एयरपोर्ट्स को जो अटैक किया गया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने अटैक किया है, और इसकी जो इजराइल की तरफ से जो आधिकारिक तौर पे जो इसका बयान है वो अभी पूरे तौर पे आना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह के हालात इस पूरे रीजन में बने हुए हैं और इजराइल ने जिस तरीके से ये तय किया हुआ है इस बड़े आतंकी हमले के बाद कि वो जो भी ताकत पीछे खड़ी है हमास के, उनके साथ भी वो दो हाथ करने को तैयार है। तो इसी सिलसिले में, इसी मद्देनजर इस हमले को देखा जा रहा है। अहम बात यह भी है कि ईरान जो कि हमेशा हमास की मदद करता रहा है, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो किसी भी तरीके से, और इस बार भी जब हमला हुआ तो ईरान की तरफ से बयान आया, उसके समर्थन का बयान आया, इस हमले के समर्थन का बयान आया। तो ऐसे में जो इजराइल का जो गुस्सा है और ज्यादा बढ़ा हुआ है। और जहां तक आपने बात की सप्लाई लाइन काटने की, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर इजराइल नहीं चाहेगा कि कोई भी मदद जो है वो ऐसी जगह पहुंचे जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। तो इन सब वजहों से इस पूरे इलाके में जो एक अलग अलग देशों के बीच के जो समीकरण हैं वो काफी उलझे हुए हैं। और इसलिए इस हमले को इस तौर पे देखना चाहिए कि ये इजराइल की तरफ से एक चेतावनी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है इस बार जो उसकी जमीन पर हमला हुआ है और उसके लोगों को जिस तरीके से जान ली गई है। अखिलेश। उमा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो बात कही जा रही थी कि वहाँ पर गजा पट्टी पर भी मोबिलाइजेशन हो रहा है, जो रेगुलर फोर्सेज है वो हैं, रिजर्व फोर्सेज को भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, तो यानी ऐसा लग रहा है कि इजराइल एक ही वक्त पर कई सारे मोर्चे खोलने को भी तैयार दिख रहा है, यानी उसकी तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। वो इस बात से पीछे नहीं हट रहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर खोला जा सकता है, लड़ाई खोली जा सकती है। क्योंकि लेबनान की बात भी आपने की है और अब ये सीरिया में हमले की बात भी सामने आई है। तो यानी ये जो पूरा पश्चिम एशिया है, इसमें आप कह सकते हैं कि ये स्थिति अब जो है, हालात जो है वो बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इजराइल जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ देख रहे हैं, उसमें एयर स्ट्राइक्स तो गाजा पट्टी पे लगातार कर ही रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी नजर आ रही है। और ये भी यहाँ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2005 वाली स्थिति जो है वो हो, जब इजराइल जो है गाजा पट्टी पर उसका पूरा नियंत्रण था। 2005 में उसने अपनी तरफ से फैसला लेते हुए गाजा पट्टी से वापस निकलने का फैसला किया। लेकिन अब जिस तरह से हालात हैं, वैसे में जिस तरह का जो ट्रुप मोबिलाइजेशन है, खासतौर पर दक्षिणी इजराइल के इलाके में, जो कि गाजा पट्टी से लगने वाली सीमा है, और उत्तरी इलाकों में भी, उससे साफ जाहिर होता है कि कोई बड़ा जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो इजराइल करने की तैयारी में है। और साथ ही साथ वो दुनिया के उन देशों को भी एक संदेश देना चाहता है कि कोई भी अगर इस बीच में आया तो उसके साथ भी उसी तरह का सलूक होगा। देखिए इजराइल जो है सैन्य तौर पर काफी सक्षम एक देश है। एक अलग बात है कि जो इंटेलिजेंस की फेलियर हो या जो भी सुरक्षा में कमी रह गई हो, इस वजह से इतना बड़ा आतंकी हमला जो है वो इजराइल की जमीन पर हो गया। लेकिन इसके बाद से इजराइल ने अपनी कमर कसी है, उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इंटरनली भी पुख्ता किया है और एक मजबूत डिप्लॉयमेंट के जरिए वो आगे बढ़ रहा है और एक माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो जो अभी ऊपर से ऑपरेशन हो रहा है उसमें वहां इमारतें तो ध्वस्त हो रही हैं, बहुत हद तक उसमें जो आम शहरी हैं वो भी उसकी जद में आ रहे हैं। इजराइल ने जो वहां से जो फिलिस्तीनी को पहले निकलने को कहा था, उसके बाद जो इजिप्ट की तरफ लगने वाली जो उनके नियंत्रण वाली जो क्रॉसिंग है वो भी बंद हो गई है और किसी के भी बाहर निकलने की अब बात नहीं है। और दूसरी बात की ये भी जो बिजली, पानी और तमाम जरूरी चीजों की जो सप्लाई है वो बिल्कुल पूरी तरह से रोक दी गई है। इजराइल किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं देना चाहता। बिजली मंत्री ने आज वहां के ट्वीट करके कहा कि किस तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करता है जो गाजा पट्टी के लोगों के लिए, किस तरह से ये बात की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से किसी तरह का अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात है तो सबसे पहले जो हॉस्टेज हैं जिनकी तादाद 100 के आसपास है उनको पहले रिलीज करे, उसके बाद कुछ बात होगी। तो जो बड़ा हमला हुआ है उसके बाद हर तरीके से और हर तरफ से इजराइल ने अपनी कमर कसी हुई है। इसलिए जो सीरिया के एयरपोर्ट्स पे जो हमले हुए हैं उसको उस तौर पे देखना चाहिए और दूसरी तरफ यहाँ ग्राउंड पे जिस तरह का मूवमेंट हो रहा है और गाजा पट्टी को जिस तरीके से एक सीज के एक नाकेबंदी कर दी गई है उसको भी इस तौर पे देखना चाहिए कि इजराइल हर कीमत पर इस बार पूरी तरह से बदला लेने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, इजराइल का सीरिया पर हमला, 2 एयरपोर्ट पर हमला किया गया है, दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला बोला गया है। जानकारी मिली है कि भूमध्य सागर से ये मिसाइलें दागी गई हैं और महत्वपूर्ण बात यह कि ये हमला उस वक्त हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क एयरपोर्ट पर उतरने ही वाले थे। अब खबर आई है कि वो वापस चले गए हैं। उमाशंकर ने जानकारी दी है कि बगदाद में अब उनका जो प्लान है वो लैंड किया है। अब देश की बात कर लेते हैं। कोटा में रहकर कोचिंग ले रहे छात्रों को लेकर एक सर्वे किया गया तो पता चला कि उनमें से कई छात्र बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच कोटा के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी जगदीश सोनी की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम ने जो आंकड़े जमा किए उनसे पता चला कि 223 हॉस्टलों में रहने वाले 80 से ज्यादा छात्र तनाव में हैं। 2 छात्र तो रेड जोन में थे, यानी बहुत ही ज्यादा तनाव में थे। उनकी अब काउंसलिंग भी की गई है और बताया गया राहत की बात यह कि अब वो ठीक हालत में हैं। तकरीबन 6000 छात्रों तक ये मेडिकल टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। इन 5 महीनों के दौरान आपको बता दें कि 19 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। अब तक ये इस साल आंकड़ा 27 छात्रों का पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरह की बात बता नहीं रहे इसमें, लेकिन थोड़े से डिस्टर्ब हैं, उनकी काउंसलिंग करके हमने उनको मोटिवेट करके बिल्कुल सही करने की कोशिश करी है। हमारी एक्टिविटी लगातार चल रही है। अब जितनी हमारी टीमें, क्योंकि हमारे पैरेलल बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं गवर्नमेंट के, डेंगू एक्टिविटी भी चल रही है, उसमें भी टीमें जाती है, अदर सर्वे भी होते हैं उनमें भी टीमें जाती है। तो जैसे जैसे वो वीक में 2 दिन उनका फिक्स कर रखा है, जितने बच्चे वो टच कर सकते हैं। बाकी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अलग से चल रहा है। जो बच्चा एब्सेंट है कोचिंग से या मेस से या अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहा 2-3 दिन से, या कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको फाइंड आउट करते रहना चाहिए, बूस्ट अप करते रहें उसको, ताकि वो वापस मेन स्ट्रीम में आ जाता है। तो एक और जहां प्रतियोगी परीक्षा का दबाव और यह अवसाद में छात्रों को धकेल रहा है, कम से कम यह सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि कर रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर
भरत सिंह शेखावत जुड़ रहे हैं। एडिशनल प्रिंसिपल हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, विभाग प्रमुख हैं, मनोचिकित्सा सरकारी मेडिकल कॉलेज कोटा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शेखावत। ये सर्वे उसी बात की पुष्टि कर रहा है जो बात लगातार कही जा रही है और जिसको लेकर पूरे देश में चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि आखिर क्यों हो रहा है कि कोटा में जो देश भर से छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग करने के लिए जाते हैं, वो किस तरह के दबाव में रहते हैं और किस तरह का अवसाद उन्हें घेर लेता है। ये बात ज़रूर है कि बीच बीच में कई तरह के फिजूल तरह के कहें या उटपटांग बयान भी लोगों के आए, पॉलिटिशियंस के बयान आए जिसमें उन्होंने कुछ दूसरी चीज़ों को इसको एट्रीब्यूट करने की कोशिश की, लेकिन कम से कम ये सर्वे इस बात की पुष्टि कर रहा है कि छात्र दबाव में हैं और ये एक ऐसी चिंता की बात है जिससे निपटने की सख्त ज़रूरत है। देखिए, कोटा पूरे देश में कोचिंग सिटी के नाम से विख्यात है और हर वर्ष करीब 2 लाख बच्चे कोटा में कोचिंग लेने के लिए आते हैं। एक तो हमको ये समझने की जरूरत है कि बच्चे किस तरह से कोटा में रहते हैं और किस तरह से पढ़ाई करते हैं। होता ये है कि बच्चों के माँ बाप की इच्छाएं हैं, बच्चों के बारे में भी वो कहते हैं उनसे पूछ के भेजा गया, पर जिस एज में वो हैं उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। वो एक सपने को लेके कोटा में आते हैं कि यहाँ वो पढ़ेंगे और IIT और नीट में सेलेक्ट होंगे। वास्तविकता ये है कि चारों तरफ से बच्चों पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा इस बात का दबाव डालते हैं कि आपको 16 घंटे पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप हर हालत में सेलेक्ट हों। माँ बाप रोज उसको फोन करते हैं और ये याद दिलाते हैं कि हम आपकी भारी फीस दे रहे हैं, आपके लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं, तो आपको हर हालत में सफल होना है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में लिमिटेड सीट्स होती है, हर बच्चा उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाता है, पर बच्चा ये भी नहीं कह पाता है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो जहाँ से आया है वहाँ उसकी अच्छी रैंक है, उसकी पढ़ाई के मामले में अच्छी रेपुटेशन है, पर यहाँ वो एक तरह से ट्रैप जैसी कंडीशन में है। न वो वापस जा सकता है और न ही उससे हो पा रहा है। आपने देखा होगा लगातार बच्चे जो सुसाइड करते हैं ये एक मानसिक दबाव से गुजरते हैं। पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट में अगर वो ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं तो धीरे धीरे उनमें ये तनाव बढ़ता जाता है, तो एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद बच्चे को ये लगता है कि इन सब से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कोई भी बच्चा मरना नहीं चाहता, वो उस सफरिंग से, उस दुख और तकलीफ से छुटकारा पाना चाहता है। एक बात तो हमको ये समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम बच्चों को ट्रीट करने की सोचते हैं, बच्चों को ठीक करने की भी सोचते हैं, पर 2 लाख बच्चों के साथ ऐसा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। एक तो हमने स्कूलिंग को तबाह कर दिया है, बच्चे डमी स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत कम उम्र में, जिसमें उनको मैच्योरिटी डेवलप होनी चाहिए अपने साथियों के साथ, वो जब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है, वो हमने खत्म कर दिया है। बच्चे कम उम्र में आने लग गए हैं और वो इस तरह का दबाव झेलने की के आदी नहीं है या मैं वो आपको उसके लिए रोकूंगा तैयार डॉक्टर नहीं है। शेखावत, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं तो रहेंगी और छात्रों का उसमें चयन हो इसके लिए दबाव भी उन पर रहेगा और इस तरह की कोचिंग हो ये भी सबकी अपेक्षा रहेगी, लेकिन समस्या जो सामने आ रही है वो दबाव, और जो दबाव अवसाद में बदलता जा रहा है, इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। आपने कहा कि 2 लाख छात्र वहां पर आते हैं, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी संख्या है कि सब पर इंडिविजुअली ध्यान देना, उनकी समस्याओं को सुन पाना, ये तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो आपको निकालना ही होगा। देखिए, इसके लिए हमने जिला प्रशासन को कई बार सजेस्ट भी किया है। जिला प्रशासन, कोचिंग संस्थान और जो दूसरे मनोचिकित्सक हैं वो इस क्षेत्र में कोशिश भी कर रहे हैं। इनमें 2-3-4 बातें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो शायद इस समस्या पे हम पार पा सकते हैं। एक तो बच्चों की कोचिंग की एज तय की जानी चाहिए कि बहुत छोटी उम्र में 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाए, वो अपनी स्कूलिंग पूरी करे और उसके पश्चात कोचिंग के लिए आए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं उनके कोई ऐसा स्क्रीनिंग होना चाहिए कि हर बच्चा हर तरह की प्रोफेशन के लिए योग्य नहीं होता। हो सकता है वो IIT के लिए उचित नहीं हो, उसको कुछ वैकल्पिक समझाना चाहिए। उनके माँ बाप की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई आप बच्चे से इतनी इच्छाएं नहीं पालिए, जिस तरह का बच्चा ये है उस तरह से इसका थोड़ा मुश्किल है। तो एक तो हम स्क्रीनिंग के कुछ टूल्स डेवलप करें। दूसरी बात यह है कि बच्चों को लगातार स्वस्थ
वातावरण देने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप को भी रोजाना उनको फोन करके प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कोचिंग संस्थानों को भी ये नहीं समझाना चाहिए कि आप इतने घंटे पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शेखावत, इस तमाम चर्चा के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन ये किया गया है, ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बच्चे अवसाद में हैं और जाहिर सी बात है कि उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता की भी ज़रूरत है, समर्थन की भी ज़रूरत है और सहारे की भी ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 महीने से ज़्यादा के भ्रूण के गर्भपात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या अदालती आदेश के जरिए एक बच्चे को मारने का आदेश दिया जा सकता है। ये एक जिंदगी के लिए पिछले 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद चल रही है। इसके दौरान गर्भपात के मुद्दे पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एम्स के मुताबिक भ्रूण में जीवन के अंश हैं। हम कैसे अदालती आदेश से बच्चे को मारने के आदेश दे दें। महिला की स्वायत्तता है तो अजन्मे बच्चे का अधिकार भी। 8 हफ्ते का इंतजार करें तो बच्चा सही सलामत धरती पर आएगा। बाद में इसे गोद दिया जा सकता है। अगर अभी डिलीवरी होगी तो बच्चा असामान्य हो सकता है। ऐसे में फिर कोई उसे गोद नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि गर्भपात कराया जाए। अदालत ने सरकार और वकील से कहा है कि महिला से बात कर उनको समझाया जाए। शुक्रवार को इस मुद्दे पर अहम सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि महिला ना तो रेप पीड़िता है ना ही नाबालिग। ऐसे में महिला की स्वायत्तता तो है, लेकिन अजन्मे बच्चे के अधिकार भी हैं और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत भी। अब अहम सुनवाई शुक्रवार को होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड को 4,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पिथौरागढ़ में एक सभा को संबोधित किया। इससे पहले वो आदि कैलाश और गौरी कुंड गए और वहां पूजा अर्चना भी की। उन्होंने आसपास के गांवों के लोगों के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने ओम पर्वत का हवाई दौरा किया और इसके बाद जोगेश्वर धाम में पूजा के लिए भी पहुंचे। पार्वती कुंड से प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा है, जहां तो आदि कैलाश का जो ये मंदिर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन भी किए। यहीं से कुछ दूर पर है वो जगह जहां से कैलाश पर्वत के सीधे दर्शन हो सकेंगे, लेकिन फिलहाल वहां पर आम लोग नहीं जा सकते हैं। सीजन के दौरान आदि कैलाश के दर्शन के लिए हजारों लोग जाते हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत बता रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है ये जगह। आदि कैलाश के रास्ते हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी हमें भेड़ मिली है, बकरियाँ मिली है। ये चरवाहे काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं और वहाँ से जब सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी निचले इलाकों में जाते हैं और ये वहाँ पर बड़े बड़े बुग्याल में वहाँ पर बकरियों को और अपनी भेड़ों को चराते हैं, घास खिलाते हैं। अच्छा, वहाँ का इलाका कितना ठंडा है, कितना ठंड होती है? ठंडा तो बहुत है, बहुत ठंडा है। बर्फ़ गिरती वहाँ तो ठंडा है। आदि कैलाश के बारे में जहाँ पर भगवान शिव का साक्षात वास है। आदि कैलाश वो जगह है, कहा जाता है कि भगवान शिव जब पार्वती को लेकर पार्वती से विवाह करके वापस कैलाश मानसरोवर जा रहे तो उन्होंने यहाँ पर रुके थे और एक तरह से वो यहाँ पर वास करते। इसके अलग दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है,
यहाँ पर भी भगवान शिव का वास है। ये पूरी तरह से केदार खंड है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उसे केदार खंड के बारे में भी जाना जाता है। तमाम जो पुराण हैं उसके बारे उनमें लिखा गया है। ये गौरीकुंड के बारे में लिखा गया है, इस आदि कैलाश के बारे में लिखा गया है कि ये आदि कैलाश क्यों इतना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण दर्जा रखता है। खासकर हिंदुओं के लिए ये बेहद ही पवित्र स्थान है। कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड और हिमाचल का किन्नौर में आदि कैलाश माना जाता है कि 3 जगह स्थानों पर ये सामने आदि कैलाश है। तो दिखाया कि किस तरीके से आदि कैलाश का रास्ता कठिन है, लेकिन फिर भी यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। आदि कैलाश से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। देश में सेकुलरिज्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी और अपने बीच हुई बातचीत का हवाला देते हुए इस बात पर सहमति जताई कि भारत इसलिए सेकुलर नहीं है क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा गया है, बल्कि 5000 साल से भारत की संस्कृति ही ऐसी है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत संघ के पदाधिकारी रहे लेखक रंगा हरि की किताब पृथ्वी सूक्त धरती माता के प्रति एक श्रद्धांजलि के विमोचन के दौरान बोल रहे थे। तो 1.25 घंटा बैठे, हमने बहुत तैयारी करके गए थे कि ये चल रहा है और सीधा हम पर ही उंगली उठ रही संघ वालों पर, तो हमसे तो पूछे नहीं। लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अरे क्या हमको दुनिया बता रही विविधता में एकता, क्या प्लुरलिटी वगैरह वगैरह सारा लेक्चर है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत का संविधान ही ऐसा है, सेकुलर है। फिर 1 मिनट रुके, केवल संविधान के कारण हम सेकुलर नहीं है। उस समय संविधान बन रहा था तो हमारे सारे जो बड़े लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया वो सब सेकुलर स्वभाव के थे। फिर 1 मिनट रुके और फिर उन्होंने कहा कि केवल उस पीढ़ी से सेकुलरिज्म हमारे में नहीं आया है, हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति ऐसी ही है। ये ऐसी है तो 2 बातें होनी चाहिए कि ये ऐसी है, ये तो कहीं सुनी हो गई, ये ऐसी है, इसको हमको समझना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास प्रचुर साहित्य है, हमारे सब तत्वज्ञान में निष्कर्ष यही है और इसलिए व्यवहार का निष्कर्ष भी वही बताया कि एकांत में इसको जानो, आत्म साधना करो और लोकांत में लोगों की सेवा परोपकार करते हुए जीवन को बिताओ। पितृपक्ष में श्राद्ध को लेकर किए गए एक ट्वीट से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की आपसी लड़ाई है, वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी हथियार बना लिया है। विद कांग्रेस नाम के ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट से विधानसभा चुनाव के महासमर में कांग्रेस बीजेपी के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोर्चा संभालते हुए इशारा किया कि ये बीजेपी की आपसी लड़ाई है, इससे कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आचार संहिता के बाद पहली बार रोड शो के लिए उतरे मुख्यमंत्री ने खुद को फीनिक्स पक्षी बता दिया तो कांग्रेस ने कहा वो फिनिश है। ऐसा क्या है का नाम? कांग्रेस के लोग दिन और रात सवेरे शाम एक ही नाम, शिवराज चौहान। शिवराज मामा नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया? लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। कांग्रेस ने कोई इस तरह का न किसी आईडी में डाला, न कांग्रेस का ये आइडिया है कि किसी का श्राद्ध उसकी बात करे। इनकी लड़ाई चल रही है इनके हाईकमांड से, क्योंकि उन्होंने 5 बड़े बड़े नेता यहाँ डाल दिए मध्य प्रदेश में। इनका फेस किया नहीं कि मुख्यमंत्री का फेस कौन रहेगा, सिंपैथी लेने की कोशिश करें, क्या नहीं कोई एक कौन सा
फिनिक्स करके कुछ होता है जो मिट्टी में मिलता है और फिर पैदा हो जाता है। तो ये फिनिक्स नहीं, ये फिनिश, बीजेपी के आला कमान को फिनिश करना चाहता है, वो लड़ाई है। तो इनकी लड़ाई, इनसे हमारा कोई लेन देना नहीं। फिनिक्स एक मायावी पक्षी है, दंत कथाओं में मिलता है। कहते हैं 500 से 1000 साल तक जीता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, राख में मिल जाता है और फिर पुनर्जन्म होता है। लेकिन यहाँ जो भी लोग आए हैं वो हकीकत में हैं और चुनाव आभासी दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत में ही लड़े जाते हैं और यहाँ कोई दंत कथा नहीं चलती। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और अमितांशु जोशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। क्विंटन डेकॉक की पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्ल्ड कप में नहीं कोई सेंचुरी बना पाए थे, इस बार लगातार 2 मैच में शतक बनाकर एक तरह से जो कमी थी, कसर थी, वो पूरी कर ली। जी हाँ, बिल्कुल कर ली। और जब आप साउथ अफ्रीका को इस तरीके का दावेदार मान रहे हैं तो उनका प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। बहुत दुख की बात है कि इस वर्ल्ड कप में आने से पहले वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा और शायद इसीलिए उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है इस वर्ल्ड कप में। जी, लेकिन इस बार लगातार 2 मैच में शतक जमाए हैं और अब पूरी दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है वो एक अलग ही फॉर्म में दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल अलग फॉर्म में दिख रही है। और अगर आप देखें तो घर पे एक जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते थे उसमें पहले 2 मैच हार गए थे और फिर लगातार 3 मैच जीत के वहां से आए थे। तो उस मोमेंटम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अपने पहले ही मैच में 400 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए। इसीलिए अगर आप देखें तो काफी टीमें उनकी तरफ ये नजर देख रही होगी कि एक बार फिर से वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। उनके पास काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन कंडीशंस में खेले हुए हैं, आईपीएल की टीमों के हिस्सा हैं। तो कोई नई चीज नहीं है उनके पास यहाँ पर खेलना। 2 स्पिनर्स हैं उनके पास जो बहुत ही अहम चीज रहती है जब आप भारतीय कंडीशन में खेलते हैं। तो एक प्रबल दावेदार के रूप में और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, एक अच्छा खासा दबाव डाल दिया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहले बैटिंग करके। एक सवाल आपसे टीम के बारे में भी पूछेंगे। क्या दक्षिण अफ्रीका की टीम अब तक की बेस्ट टीम आप कह सकते कि आई है? और क्या इस बार जो चोकर्स का टैग इनका लगा रहता है हर मैच में, हर बड़े मुकाबले में, क्या हटेगा इस बार? देखिए, वो चोकर्स का जो टैग लगा रखा है वो तब तक नहीं हटेगा जब तक कि वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो हर बार उस तरीके से आते हैं। और आप देखिए कई बार इस तरीके का रहा भी है कि उतने पास वो पहुंचे और वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब नहीं रहे। इसी वजह से वो चोकर का टैग लगा है। लगना आसान है लेकिन उसको हटाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मुझे ये कहें कि वर्ल्ड कप में क्या अब तक की ये सबसे बढ़िया टीम है, तो नहीं, ये अब तक की वर्ल्ड कप की उनकी सबसे बढ़िया टीम नहीं है। इससे पहले जो कई बार वर्ल्ड कप खेली है इससे ज्यादा संपूर्ण टीमें वहां पे थी। लेकिन इस समय आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक इनफॉर्म टीम है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको ये बता दें कि ये जो चर्चा चल रही है दरअसल इस टीम को लेकर के नहीं, हम ये भी जो टीम ऑस्ट्रेलिया की आई उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं विजय जी कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही टीमें क्या सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगी? ये जो अभी तक का प्रदर्शन इनका रहा है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच भारत से हार गई थी। देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया आज इस मैच को जीतने में कामयाब नहीं रही तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। वो अलग बात है ये कहना कि काफी सारी ऐसी टीमें हैं, अगर इसमें देखेंगे आप, जिनको हरा के अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पर जीतेगी तो वो एक मोमेंटम के साथ जरूर रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है आखिरी 4 में पहुंचने का और इवन फाइनल तक पहुंचने का। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अहम ये मुकाबला है। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत रही है, पहले भारत से वो खेले, साउथ अफ्रीका से मैच है और आने वाले जो उनके मैच हैं वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से। तो अगर आज यहाँ कोई ऊक चूक हो गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया आपको दिक्कत में जरूर नजर आएगी। बिल्कुल। दहिया सर, मेरा एक सवाल है, मनोरंजन भारती बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो टीम जिस फॉर्म में है, जैसे 3 मैच लगातार जीत के आई, 400 का स्कोर किया और जिस आज भी जो फॉर्म दिखाया है, मुझे लगता है ये मोमेंटम यदि साउथ अफ्रीका बरकरार रखती है कि किसी भी दिन किसी भी टीम को मात दे सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि फॉर्म में है ये टीम, ये नहीं कहा मैंने कि सर्वश्रेष्ठ टीम है। और बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया कि ये खेल ही लय का है। अगर आप एक बढ़िया लय में होते हैं और उसी तरह खेलते हुए चले जाते हैं, उस फॉर्म को, उस कॉन्फिडेंस को आप बरकरार रखते हैं, तो ये इस टीम के पास बिल्कुल उतना मादा है कि ये एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और जब हम अच्छे प्रदर्शन की बात करते हैं तो बहुत अहम ये रहता है कि पहले आप पहले 4 में जगह बनाने की कोशिश करें और फिर वहां से सोचें कि क्या आप उस खिताब को जीत सकते हैं क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी इस पूरी चर्चा के लिए। तो देखना होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जिसकी टीम के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सेमीफाइनल पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये भी सवाल रहेगा।
नहीं, आपको बताऊं जिस चोकर टैग की बात हो रही है वो आपको याद होगा, एनएल डोनाल्ड जो है 1 रन चाहिए था लास्ट बॉल पे, नहीं बना पाए थे। तो हर बार मेहनत करके फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। जो क्रंच मैच होता है वो जीत नहीं पाते। लेकिन इस बार की ये टीम काफ़ी सेटल लग रही है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है बॉलर से, और सबसे बड़ी बात है रन बना रही है। यदि 400 साढ़े 400 रन आप बना दे रहे हैं, इसका मतलब उस टीम को एक चांस तो आपको देना बनता है। शुक्रिया आपका मनोरंजन इस तमाम चर्चा के लिए। वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन नॉर्थ ईस्ट देर रात बिहार के बक्सर जिले में पटरी से उतर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई है। करीब 30 लोग इस हादसे में घायल हैं, जिनका इलाज आरा, बक्सर और पटना के अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस बड़े रेल हादसे के चलते इस रूट पर 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 13 ट्रेनों के मार्ग बदलकर दूसरे रूट पर भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री और बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे भी मौके पर पहुंचे। हादसे के कारण कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कई का रूट बदला गया है। तमाम बोगियां अपने अपने पटरियों से